नमस्कार दोस्तों, 20 मिनट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 1 व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। पिछले सेशन में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली है और इनको समझ लिया है। आज हम समझने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो इससे पहले हम पहले सेशन पर चलते हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और दोनों का विचार कहां से लिया गया है। तो उस समय हमने ये देखा था उस सेशन में, व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे स्तर, सूक्ष्म मतलब छोटे स्तर पर हम अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं का। अभी हम समझ रहे हैं समष्टि। तो उस समय हमने उस क्लास में ये देखा था कि समष्टि का मतलब होता है व्यापक, यानी कि आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जिन आर्थिक क्रियाओं पर, उनकी जो गणना है या उनका जो विश्लेषण है वह व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? व्यापक यानी बड़ा अर्थशास्त्र, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो किस में आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो आइए चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले क्या है। वैसे तो देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो उपयोग है वह प्राचीन काल से ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का विकास मुख्य रूप से 1930 के बाद माना जाता है। उस समय एक बहुत ही बड़ी मंदी विश्व ने झेली थी, जिसे हम विश्वव्यापी मंदी भी कह सकते हैं। और वह मंदी इतनी खतरनाक थी कि लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था और इस मंदी के दौरान कई हजार लोगों की भूख से मृत्यु हो गई थी। कई देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। तो उस समय के जो अर्थशास्त्री थे कीन्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। ये इनकी पुस्तक का नाम है, जो उस समय उन्होंने प्रकाशित की थी। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और हमारे ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। केन्स ने ये पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। तो इन्होंने क्या बताया? ये एक अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है या जो फंसी हुई अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, उनका अध्ययन व्यष्टि के तौर पर ना किया जाए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ना किया जाए, मतलब कि छोटे स्तर पर ना करके बड़े स्तर पर किया जाए। तो इससे क्या होगा? उस अर्थव्यवस्था को हम उबार सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, मतलब में इन्होंने बताया है। इसके बाद हमने एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम पढ़ रहे थे तो प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार परिभाषा देखी थी कि क्या होती है। तो अब हम परिभाषा इनकी समझ लेते हैं। इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या कहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो इन्होंने ये बताया कि व्यक्तिक इकाइयों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मतलब कि छोटे स्तर पर। अब समष्टि का मतलब क्या होता है? व्यापक। अभी हमें समझना है बड़े स्तर पर। तो अब ये क्या कह रहे हैं इसमें? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं। व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन किस में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में ये क्या बोल रहे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं, बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। जो मात्राएं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक एक करके व्यक्तिगत तौर पे एक सिंगल इकाई का, जैसे कि एक परिवार हुआ, एक व्यक्ति हुआ, एक फर्म हुआ, एक उद्योग हुआ, इन सभी का क्या करते हैं? अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो अब इनका अलग अलग अध्ययन ना करके इसका क्या बना लिया है इसमें? बल्कि इन मात्राओं का समूह होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक उद्योग का अध्ययन करते हैं, उसकी आर्थिक क्रियाओं का, तो उसकी आय निकालते हैं। एक परिवार का करते हैं तो उस परिवार की आय का बात करते हैं। लेकिन ये क्या हो जाती है? जब हम समूह का निकाल लेते हैं, सभी का योग कर लेते हैं, हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है, सभी जनसंख्या की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको जोड़ लिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? फिर व्यक्तिगत आय ना होकर राष्ट्रीय आय हो जाती है। और व्यक्तिगत कीमतों से नहीं, बल्कि कीमत के स्तर से होता है। जब हम न्यूज पढ़ते हैं और समाचारों में देखते हैं, अखबार पेपर पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं हमें एक शब्द अधिकतर मिलता है, महंगाई अधिक है, महंगाई कम है, पेट्रोल अधिक महंगा हो गया, सब्जी अधिक महंगी हो गई। तो ये क्या है? ये एक मूल्य का स्तर है।
हमारी जो कीमतें हैं उसका स्तर है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा हुआ था, किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत का अध्ययन जब किया जाता है तो वो किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमत के स्तर से होता है। यानी कीमत अधिक है तो महंगाई ज्यादा है, कीमत कम है तो महंगाई कम है। तो ये कीमत का एक स्तर देखना है हमें किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। अब हमें केवल एक उद्योग का उत्पादन नहीं देखना है कि भाई नमक कितना उत्पादन हो रहा है, नमक का कितनी खपत हो रही है, कितनी बिक्री हो रही है, ये सब नहीं देखना है। अब हमें क्या करना है, नमक के साथ साथ जितने भी सेक्टर हैं जो उत्पादन करते हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग हुआ, कपड़ों का उत्पादन करता है, कृषि उद्योग जो खाद्य पदार्थ है उनका उत्पादन करता है। इसके अलावा जितने भी उत्पादित क्षेत्र हैं जैसे कॉस्मेटिक हुआ, जितना भी उत्पादन होता है उन सभी का उत्पादन क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये देखा जाता है कि पूरे राष्ट्र के द्वारा, मतलब देश में जितने भी उत्पादन करने वाले उद्योग हैं सभी का उत्पादन जोड़ लिया जाता है, जिससे क्या निकल के आ जाता है, कुल उत्पादन, और वह होता है पूरे राष्ट्र का उत्पादन। तो किसमें देखना है, ये समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इन्होंने जो परिभाषा लिखी है बस यही शब्द लिखे हैं, इन्हीं शब्दों को याद रखना है, समझना है और हम लिख सकते हैं। तो क्या किया है, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमत के स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से है। तो ये इनकी परिभाषा है जो इन्होंने लिखी हुई है। तो हम ये सभी जानते हैं कि जिन शब्दों में यदि कोई परिभाषा पूछी जाती है, या ये कहें कि जिस अर्थशास्त्री के शब्दों में परिभाषा लिखने को आती है तो उन्हीं के शब्दों में लिखना पड़ता है। तो ये एज इट इज हमें याद करना पड़ेगा, समझ लिया है। अब हम अपनी एक परिभाषा लिख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कि क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, व्यष्टि और समष्टि दोनों क्या हैं, आर्थिक विश्लेषण की जो रीतियां हैं उनके आधार पर इनका नामकरण हुआ है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था, जब व्यष्टि की परिभाषा ली थी तो व्यक्तिगत इकाइयां, अभी हम क्या ले रहे हैं, उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, जैसे कि राष्ट्रीय आय हुआ, कुल रोजगार हुआ, कुल उत्पादन हुआ आदि, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय क्या है, ये पूरे देश की आय है, जितना उत्पादन हो रहा है, जितनी बिक्री हो रही है, उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना आ रहा है, वह हो जाती है हमारी प्रति व्यक्ति आय। और जब पूरा ज्ञात किया जाता है कुल राष्ट्र को कितनी आय हो रही है, तो वो क्या हो जाती है हमारी राष्ट्रीय आय। ये किस में शामिल की जाती है, ये हम इसका अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। अब जैसे रेलवे का सेक्टर है, कपड़ा उद्योग है, इस्पात उद्योग है, इन सभी का यदि हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे तो उससे राष्ट्रीय आय तो निकल के आएगी नहीं। क्या निकल के आएगी, उस जो विशेष क्षेत्र की हम गणना कर रहे हैं या विशेष क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो वो उस क्षेत्र की आय निकल के आएगी। जैसे कपड़ा उद्योग का लिया तो कपड़ा उद्योग का निकल के आएगी, लोहा इस्पात का उद्योग का लिया तो उसकी आय निकल के आएगी, कृषि उद्योग का लिया तो उसकी आय निकल के आएगी। किस पर डिपेंड है, उसके विशेष अध्ययन पर, एक व्यक्तिगत अध्ययन पर डिपेंड है वो। अभी हमें देखना है समष्टि। समष्टि मतलब व्यापक, व्यापक यानी बड़े स्तर पर हम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर सभी क्रियाएं, जितने भी उत्पादन हो रहा है, जितनी आय हो रही है, जितनी बिक्री हो रही है, जितनी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका पेमेंट हो रहा है, सभी आर्थिक क्रियाओं को जब योग किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह किस में काउंट हो जाता है, फिर समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके अलावा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, छोटे मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जैसे कि 3 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स तक इसको पूछ सकते हैं। क्या पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं,
जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बड़े समूह हैं, बड़े औसत हैं, उन सभी का क्या किया जाता है, योग किया जाता है, इसलिए इसको योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो हमें बस आसान सा लिखना है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े समूहों एवं योगों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय व कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करता है, एक केंद्रीय स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे समस्या यदि आती है, अधिकतर जब प्रोटेस्ट होते हैं नेताओं के, आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, जो डिबेट्स अभी चलती हैं वो क्या होती है, अधिकतर यही कहते हैं कि रोजगार, आपने रोजगार वो उत्पन्न नहीं किया, इतने लाख आप नौकरी देने वाले थे, कोई नौकरी नहीं मिली है। तो क्या हुआ, एक तो रोजगार हुआ और फिर राष्ट्रीय आय हो जाती है, तो देश से इसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये सब बातें हम सुनते हैं किसमें, न्यूज में। तो ये क्या है, अधिकतर जो चर्चा होती है वह है राष्ट्रीय आय पर और कुल रोजगार पर। ये किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये क्या है, हमारे देश, किसी भी देश की मुख्य बिंदु रहता है, केंद्र बिंदु रहता है उस देश की सरकार का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, या आय व रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी इसको कहते हैं। किस कारण से, क्योंकि राष्ट्रीय आय व कुल रोजगार का जो अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक केंद्रीय समस्या है, केंद्रीय बिंदु बना रहता है, इसलिए इसको आय व रोजगार सिद्धांत कहते हैं और राष्ट्रीय आय विश्लेषण कहते हैं। प्रोफेसर सुल्ज, इनका हमने कीमत सिद्धांत था वो भी पढ़ा हुआ था। कीमत सिद्धांत के बारे में किसमें, प्रोफेसर सुल्ज ने के शब्दों में जो लिखा हुआ था वो हमने देखा था किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रोफेसर सुल्ज क्या कह रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। मतलब राष्ट्र की आय का जो हम गणना करते हैं या विश्लेषण करते हैं, तो वही उसका मुख्य यंत्र है, जो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। ये हमारा, हमने मोटा मोटा इसका अर्थ समझ लिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। तो मुख्य जो चर्चा क्या की जाती है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जैसे जोड़ हुआ, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल बेरोजगारी और मौद्रिक नीति, ये सब किस में आती हैं, कुल लग जाता है। मतलब कि ये एक योग हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका योग हो रहा है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो एक सिंगल शब्द था, या फिर ये कहें जैसे व्यक्ति की इकाई है, एक ही का हम कर रहे हैं, तो उस पर हमें कोई जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए निकल के नहीं आ सकता है। वो किसके लिए निकल के आएगा, केवल उसी इकाई के लिए। कुछ रूप से वह संबंधित हो सकती है कुल से, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र से, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक क्या किया जाता है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका योग कर दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देख लेते हैं। तो जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को समझा है, उसी प्रकार इसे समझ लेते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या थी, जैसे कि व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, कीमत सिद्धांत है, पूर्ण रोजगार की मान्यता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं थी। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की समझ लें। तो सबसे पहला तो है इसका व्यापक दृष्टिकोण। व्यष्टि में हमने एक व्यक्तिक दृष्टिकोण रखा था, किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करने के लिए, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करने के लिए, या व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन करने के लिए। इसमें क्या कर रहे हैं, व्यापक दृष्टिकोण है। अब व्यापक दृष्टिकोण में क्या हो रहा है, समस्त अर्थव्यवस्था एवं बड़े योगों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो एक बड़ा है, उसका जो क्षेत्र है व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। और किसी एक उद्योग का कितना क्षेत्र होगा, बहुत कम क्षेत्र है, कुछ परसेंट होगा पूरी अर्थव्यवस्था का। तो दृष्टिकोण कैसा है इसका, बड़ा है अध्ययन करने का, क्योंकि इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, बेरोजगारी, मौद्रिक नीति, ये सब किस में आएगा, एक बड़े दृष्टिकोण में आएगा। अब किसी एक ही उद्योग के लिए हम मौद्रिक नीति बना सकती है सरकार, नहीं बना सकती, पूरी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाती है। तो दृष्टिकोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके अलावा व्यापक विश्लेषण। अब भाई दृष्टिकोण ही बड़ा है तो विश्लेषण भी बड़ा होगा। व्यक्तिगत विश्लेषण ना होकर व्यापक विश्लेषण होता है, मतलब बड़े स्तर पर विश्लेषण किया जाता है। सभी आर्थिक क्रियाओं को जब आपस में जोड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, और वो एक बहुत बड़ा विश्लेषण माना जाता है।
सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो इसकी ये विशेषताएं है। और तीसरा बिंदु है आय व रोजगार सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने इस प्रकार क्या समझा था? कीमत सिद्धांत। आप याद कीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बताया था समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहा जाता है। उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? आय व रोजगार का सिद्धांत, जो हमने यहाँ समझ लिया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय आय और रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, या ये कह सकते हैं कि इनका अध्ययन केंद्र बिंदु में रहता है, इसलिए इसको आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय व कुल रोजगार का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए इसको रोजगार सिद्धांत, आय व रोजगार सिद्धांत कहते हैं। अब है परस्पर निर्भरता। तो परस्पर निर्भरता किस प्रकार से होती है? मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति मिलकर उत्पादन कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो उसको एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं। और यदि एक व्यक्ति की कार्यकुशलता में यदि कोई कमी आ जाती है, उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तो फिर जो उनका उत्पादन है उसमें भी परिवर्तन होगा। मतलब दोनों का जो योग है वो परिवर्तनशील है, तो जो दूसरा योग हो रहा है उसको क्या कर रहा है? वो प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार इसमें है, जो औसत एवं समूह का अध्ययन हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किस प्रकार से? एक दूसरे के योगों में यदि कोई परिवर्तन होगा तो यहां पर क्या कर रहे हैं? हम पूरा योग ले रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का योग कर रहे हैं। तो एक दूसरे के यदि जो योग हैं, जो औसत हैं, उनमें कोई परिवर्तन होगा तो पूरे योग पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या है? ये परस्पर निर्भरता इसकी रहती है कि यदि किसी में कमी आ जाएगी तो फिर योग में भी कमी आएगी, और वृद्धि होगी तो फिर योग में भी वृद्धि होगी। तो ये इनकी पारस्परिक निर्भरता है। इसके अलावा और कोई विशेषताएं नहीं, 4 विशेषताएं हमने पढ़ी हुई थी व्यष्टि अर्थशास्त्र की, 4 हमने कर ली हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। अब याद रखने का तरीका भी हमने उसमें देखा था, इसमें भी देख लीजिए, सरल है। पहले दो जो बिंदु हैं, व्यापक दृष्टिकोण और व्यापक विश्लेषण, दोनों समान है। दोनों का जो विश्लेषण लिखेंगे उसमें वो भी लगभग समान ही होगा। जैसे कि व्यापक दृष्टिकोण में समस्त अर्थव्यवस्था के बड़े योगों का अध्ययन किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और व्यापक विश्लेषण में व्यक्तिगत विश्लेषण ना होकर क्या किया जाता है? पूरी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। सरकार की मौद्रिक नीति हुई एवं राजकोषीय नीतियों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आय व रोजगार का सिद्धांत है, ये विशेषता है, ये हमने यहाँ समझा हुआ है। परस्परिक निर्भरता है, एक दूसरे में यदि एक में किसी में परिवर्तन होता है तो वह दूसरे के योगों में भी परिवर्तन दिखाता है। ये इसके मुख्य बिंदु हो गए। आगे हम जो पढ़ेंगे इसके समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, तो वो अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताएं, क्योंकि हम पूरा कोर्स करने वाले हैं। अभी पहला अध्याय चल रहा है, पहला अध्याय का ये तीसरा सेशन है। आगे सारे सेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे इस अध्याय के, उसके बाद एक प्रश्नोत्तरी सेशन होगा, जिसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का आंसर हम लेंगे, देखेंगे क्या आंसर हो सकता है बेस्ट, उस पर हम एक क्लास लेंगे। उसके बाद एक लाइव सेशन, यदि आपका कोई डाउट है तो फिर उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को फैलाएं, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।